हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हाजिर हूँ मैं आपके सामने लिपिड पार्ट 7 को लेकर। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू फैटी एसाइल कोएंजाइम में कार्निटीन कैरियर, बीटा ऑक्सीडेशन मेन स्टेप्स एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। जिन्होंने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जुड़िए इस चैनल के साथ और पढ़िए विज्ञान के अलग अलग टॉपिक हमारे साथ। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में लिपिड पार्ट 7 को स्टार्ट करते हैं। लिपिड पार्ट 7 में सबसे पहले हम बीटा ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन मेनली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहले फैटी एसिड का एक्टिवेशन होता है, और उसके बाद जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड होता है, जैसे फैटी एसिड जब एक्टिवेटेड होकर के फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनाता है, इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफर करने के लिए एक हमको सटल सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसको कार्निटीन कहते हैं। तो कार्निटीन कैरियर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि सेकेंड स्टेप्स होगा बीटा ऑक्सीडेशन का, और जो फाइनल स्टेप जो मेन रिएक्शंस होगा बीटा ऑक्सीडेशन का, वो हम पढ़ेंगे इसके बाद। जो थर्ड स्टेप्स हम लोग कह सकते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन का होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फैटी एसिड का फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में एक्टिवेशन कैसे होता है। आप देखिए यहाँ पर ये एक फैटी एसिड है, और ये फैटी एसिड यहाँ पर एक कार्बन अल्काइल ग्रुप्स है। इसमें 16 कार्बन भी हो सकता है या 18 कार्बन भी हो सकता है फैटी एसिड में, या कम या ज़्यादा कार्बन की संख्या हो सकती है। अब ये जो फैटी एसिड है, ये कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है एसाइल कोएंजाइम में सिंथेटेज के प्रेजेंस में, और बनाता है फैटी एसाइल कोएंजाइम में, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर होता क्या है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और इसका कोएंजाइम ए का जो हाइड्रोजन ग्रुप है, ये मिलकर के H2O का मॉलिक्यूल देता है, जो कि रिलीज हो जाता है। और ये जो SCOA है, ये यहाँ पर जुड़ जाता है। आप यहाँ देखिए ASCOA यहाँ जुड़ जाता है, और इस तरीका से फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। इसके फॉर्मेशन में जो एसाइल कोएंजाइम सिंथेटेज है, ये एक ATP का यूज करता है, और ये ATP ADP में कन्वर्ट होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि चूंकि ATP AMP में कन्वर्ट हुआ है और पायरोफॉस्फेट के मॉलिक्यूल को रिलीज किया है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर चूंकि ये ATP को ADP में कन्वर्ट होना चाहिए था, लेकिन AMP में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि यहाँ 2 ATP का इस्तेमाल हुआ है। तो इस चीज को हमको ध्यान रखना है, जो कि हम जब स्टोइकियोमेट्री पढ़ेंगे बीटा ऑक्सीडेशन का, उस समय हमको समझ में आएगा कि ये 2 ATP का यूटिलाइजेशन कहाँ पर है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन के फैटी एसिड का जो एक्टिवेशन होता है, उसमें 2 ATP का यूज होता है। और कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि फैटी एसिड के एक्टिवेशन में कितने ATP का यूज होता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे कि 2 ATP मॉलिक्यूल का इस्तेमाल होता है फैटी एसिड को फैटी एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करने में। तो हमने जो देखा वो उससे हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड का, उसके लिए जो फैटी एसिड होता है एक्टिवेटेड होता है साइटोसोल में, और इसका इनिशिएशन होता है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, और अल्टीमेटली जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। अब जो फैटी एसाइल कोएंजाइम में जो यहाँ एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम में है, ये चूंकि साइटोसोल में एक्टिवेटेड होता है और बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक ले जाने के लिए एक सटल सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिसको कि कार्निटीन सटल सिस्टम कहते हैं, और कार्निटीन कैरियर भी इसको कहा जाता है। तो हम लोग अब कार्निटीन कैरियर की बात कर लेते हैं। और सपोज दैट कि ये एक सेल है, आप लोग मान लें कि ये एक सेल है, और इसमें साइटोसोल में हम लोग जानते हैं कि फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन होता है। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए खुद से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसको प्रवेश करने के लिए
एक कार्निटाइन कैरियर की जरूरत पड़ती है। इस कार्निटीन को, जो साइटोसोल में जो कार्निटीन प्रेजेंट होता है, ये कार्निटीन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के प्रेजेंस में और फैटी एसाइल कार्निटीन बनाता है। ये जो आप देख रहे हैं फैटी एसाइल कार्निटीन, ये मॉलिक्यूल आसानी से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाता है। इस प्रक्रिया में कोएंजाइम में रिलीज हो जाता है। अब सपोज करिए कि ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मैट्रिक्स है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, और ये जो आप कलरफुल पार्ट्स देख रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। इसी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इस फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को आना है ताकि यहाँ पर बीटा ऑक्सीडेशन हो सके। लेकिन चूंकि ये समस्या ये है कि ये खुद से यहाँ आ नहीं सकता, तो यहाँ पर कार्निटीन जब कन्वर्ट होता है फैटी एसाइल कार्निटीन में, तो ये आसानी से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाता है। और जब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रवेश कर जाता है तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट कोएंजाइम ए से ये रिएक्ट करता है फैटी एसाइल कार्निटीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज सेकेंड, और इस प्रोसेस में फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को रिलीज कर देता है और कार्निटाइन भी रिलीज होता है। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए जो यहाँ बनता है, जो आप देख रहे हैं, ये बीटा ऑक्सीडेशन में चला जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका बीटा ऑक्सीडेशन होना शुरू होता है। और ये जो कार्निटीन जो बना माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ये कार्निटीन फिर से वापस साइटोसोल में चला आता है और ये साइकिल चलता रहता है। इसी तरीका से जो साइटोसोल में फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनता है वो ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, जहां पर इसका बीटा ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर आप लोग को ये कार्निटीन कैरियर समझ में आ रहा हो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बीटा ऑक्सीडेशन के मेन स्टेप्स की बात करते हैं। वास्तव में बीटा ऑक्सीडेशन 4 स्टेप्स, जो मेन स्टेप्स होता है वो ऑक्सीडेशन है, हाइड्रेशन है, फिर से ऑक्सीडेशन होता है और चौथा स्टेप क्लीवेज होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास है एक फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल है जो कि एक्टिवेटेड हुआ था साइटोसोल में और ट्रांसफर हो चुका है कार्निटीन कैरियर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है इसका यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के सबसे जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, उसके बाद के कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं, और सबसे जो लास्ट का कार्बन होता है उसको ओमेगा कार्बन कहा जाता है। तो ये जो बीटा कार्बन आप देख रहे हैं, इसी बीटा कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन होना है और इसीलिए इस पाथवे को बीटा ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ये जो बीटा ऑक्सीडेशन होता है, ये एसाइल कोएंजाइम, बीटा ऑक्सीडेशन का जो पहला स्टेप है वो जो ऑक्सीडेशन है वो एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में होता है। और इस एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज का क्या काम होता है कि ये जो अल्फा और बीटा कार्बन आप देख रहे हैं वो कार्बन 2 और 3 भी कह सकते हैं हम इसको, तो कार्बन 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड इंसर्ट करने का काम करता है। आप लोग बीटा ऑक्सीडेशन को ध्यान से देखें क्योंकि ये हम सैचुरेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का हम बीटा ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। जब हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे तब आपको इन सारे एंजाइम्स को ध्यान में रखने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जैसे आप ये एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज का काम क्या है, इसका मेन काम ये होता है कि ये अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड को इंसर्ट करना। तो ये डबल बॉन्ड को इंसर्ट करता है और ये किसकी मदद से करता है, ये FAD का यूज करता है और FADH2 को रिलीज करता है। इस प्रकार से जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है ऑक्सीडेशन के द्वारा ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनवाइल कोएंजाइम ए बनाता है। अब ये ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनवाइल कोएंजाइम ए इस मॉलिक्यूल को इसलिए कहते हैं कि आप यहाँ अगर गौर से देखें तो कार्बन संख्या 1 और जो डबल बॉन्ड है कार्बन संख्या 2 पर प्रेजेंट है, इसीलिए इसको डेल्टा स्क्वायर कहा जाता है। और ये मॉलिक्यूल जो ट्रांस आइसोमर्स के रूप में प्रेजेंट है इसलिए ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनवाइल कोएंजाइम में कहा गया है इस मॉलिक्यूल्स को। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे स्टेप्स को देखते हैं जो कि है हाइड्रेशन। अब जो ये ट्रांस डेल्टा स्क्वायर इनवाइल कोएंजाइम में
बना है इसका हाइड्रेशन होगा, और हाइड्रेशन होता है इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम्स के द्वारा। और ये जो इनोइल कोएंजाइम में हाइड्रेटेज एंजाइम है एक वाटर मॉलिक्यूल को यूज करता है और यहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को अटैच कर देता है बीटा कार्बन पर, और इस तरीका से हम देखते हैं जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बनता है और ये जो थर्ड मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो सेकेंड स्टेप में जो हाइड्रेशन होता है उसके द्वारा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए बनता है। और चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में रखा गया है। अगर जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए अगले स्टेप में जो कि फिर से ऑक्सीडेशन होने का है, यानी कि यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, जैसा कि आप ये स्टेप में देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव होकर के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पर आ गया है। और ये हमारा ऑक्सीडेशन का तीसरा प्रोसेस है, और इस ऑक्सीडेशन के तहत जो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए होता है वो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है वो आप देखेंगे यहाँ तो कीटो फॉर्म का है, इसीलिए इसको बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में कहा गया है। और चूंकि कीटोन जो है कीटोन ग्रुप बीटा कार्बन पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में कहा जाता है। अब जो ये बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में बनता है इसके लिए बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम में डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स एक NAD आयन का यूज करता है और इसके तहत एक NADH रिलीज होता है। अगर हम अगले स्टेप की बात करें तो वो होता है क्लीवेज। अब जो यहाँ पर हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना है जो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में ये बना है, इसका क्लीवेज यहाँ से होगा। अगर इस जगह पर हम इसको क्लीवेज कर देते हैं तो हमको एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मिल जाएगा और साथ में हमको फैटी एसाइल कोएंजाइम ए मिलेगा, जिसमें कि 2 कार्बन कंपाउंड कम होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो रिएक्शन होता है वो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में थायोलेज के प्रेजेंस में होता है, और ये जो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में थायोलेज होता है वो कोएंजाइम ए को यहाँ पर ऐड कर देता है। इस जगह पर कोएंजाइम ए को ऐड कर देता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ये जो सल्फाइड्रिक ग्रुप से जुड़ा हुआ कोएंजाइम के सल्फाइड्रिक ग्रुप से ये जुड़ने के बाद एक जो ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में बना, यानी कि ये भी क्या है फैटी एसाइल कोएंजाइम में है, एसाइल कोएंजाइम में। और ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम में है ये आपका 2 कार्बन कम है, क्योंकि बगल में आप देख रहे हैं यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम में आप क्लीव्ड हो गया है, बाहर निकल गया है, और ये काम करता है बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में थायोलेज। अगर इस तरीका से एसिटाइल कोएंजाइम में क्लीव्ड हो जाता है, यानी कि हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया, और यहाँ जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बचा इसमें 2 कार्बन कम हो गया। अगर आप यहाँ से देखें तो देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और ये R था जितना हमारा N नंबर बचा होगा। यहाँ पर आप देखें पहला कार्बन और ये N नंबर, यानी कि 2 कार्बन हमारा घट गया है। तो जब 2 कार्बन हमारा यहाँ पर कम हो गया, अब ये फैटी एसाइल कोएंजाइम में मान लीजिए आप सपोज करिए कि हमने यहाँ पर R को, अगर ये टोटल ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है अगर ये 16 कार्बन कंपाउंड है तो ये यहाँ पर हो जाएगा 14 कार्बन कंपाउंड, चूंकि 2 कार्बन यहाँ पर रिलीज हो गया है। अब नए सिरे से ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम है जो 14 कार्बन है अब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा 14 कार्बन, और फिर से ये जो 14 कार्बन है इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और फिर से क्लीवेज होगा, और फिर से 2 कार्बन रिलीज हो जाएगा, और कितना बचेगा हमारे पास 12 कार्बन कंपाउंड। फिर ये 12 कार्बन कंपाउंड यहाँ पर स्टार्ट शुरू होगा, और इस तरीका से ये प्रोसेस चलता हुआ रहेगा। तो इस तरीका से अगर हम लास्ट में 2 कार्बन कंपाउंड मॉलिक्यूल हमको बचेगा और बीटा ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो जाएगा 16 कार्बन कंपाउंड का। तो ये जो 16 कार्बन कंपाउंड का बीटा ऑक्सीडेशन होगा ये 7 साइकिल में होगा, यानी कि अगर हम यहाँ साइकिल की बात करें तो आप देखेंगे कि इस तरीका से जो हमारा 2 कार्बन कंपाउंड जो लास्ट में बचेगा वो 7 साइकिल के बाद बचता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर
16 कार्बन कंपाउंड की बात करें, 16 कार्बन फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की बात करें, तो उस कंडीशन में हमको 7 साइकिल की जरूरत होगी बीटा ऑक्सीडेशन में कंप्लीट रूप से उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए। इस प्रकार से हम बीटा ऑक्सीडेशन को के सारे स्टेप्स को हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग आते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। जैसा हमने फैटी एसिड सिंथेसिस के समय भी स्टोइकियोमेट्री की बात किया था, वैसे ही बीटा ऑक्सीडेशन का भी स्टोइकियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमने आपको बोला था कि प्रीवियस स्लाइड में, जैसा कि आपने वहाँ सिंथेसिस में देखा होगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर ऑक्सीडेशन के दौरान एक FAD का यूज हुआ है, तो अगर 7 साइकिल होता है, तो अगर हम 16 कार्बन कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पर 7 FAD क्या हो जाएगा हमारा यूज हो जाएगा, और FADH2 रिलीज हुआ है, यानी कि 7 FADH2 रिलीज हो जाएगा। उसी तरीका से अगर NAD आयन की बात करें तो 7 NAD आयन यूज हुआ है और 7 NADH रिलीज हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोएंजाइम A भी 7 कोएंजाइम A क्लीवेज के दौरान यूज हुआ है। इसको हम स्टोइकियोमेट्री में दिखाएंगे। और यहाँ जो आप वाटर देख रहे हैं, यहाँ वाटर भी यूज हुआ है। तो यहाँ पर वाटर, चूंकि एक साइकिल में एक जो हाइड्रेशन के दौरान वाटर का मॉलिक्यूल यूज हुआ है, तो 7 साइकिल में 7 वाटर का मॉलिक्यूल यूज होगा। तो इस प्रकार से जब हम स्टोइकियोमेट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम मान लीजिए कि 16 कार्बन कंपाउंड की बात कर रहे हैं, एक पामीटोलोइल कोएंजाइम ए की बात कर रहे हैं, वही जो फैटी एसिड एसाइल कोएंजाइम में जो एक्टिवेटेड हुआ है उसकी बात कर रहे हैं, तो एक पामीटोलोइल कोएंजाइम में हमको एक्टिवेट कराना है, इसको बीटा ऑक्सीडेशन कराना है, उसके लिए 7 कोएंजाइम ए यूज होगा, 7 FAD यूज होगा, 7 NAD आयन यूज होगा एंड 7 वाटर के मॉलिक्यूल यूज होगा। अगर इसको इक्विवेलेंट आप करेंगे तो आप देखेंगे कि चूंकि ये 7 साइकिल की हम बात कर रहे हैं, चूंकि 7 साइकिल होगा पामीटिक एसिड को कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन होने के लिए, तो जो लास्ट में एक एसिटाइल कोएंजाइम में होगा और बाकी जो 7 साइकिल में होगा, तो 7 और 1 8 एसिटाइल कोएंजाइम यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, जो लास्ट में हमको मिलेगा। और जो FADH2 जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बात किया था कि 7 FADH2 बनेगा और 7 NADH बनेगा। अब हमको यहाँ पर ATP की अगर जनरेशन की बात करनी हो तो हम गौर करेंगे कि ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाता है। इसके बारे में विशेष चर्चा हम जब क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे उस समय क्रेब्स साइकिल की चर्चा करेंगे कि कैसे एसिटाइल कोएंजाइम वहाँ क्या काम करता है। अभी हम लोग ये समझ ले कि एसिटाइल कोएंजाइम जो बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान बना वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा, और क्रेब्स साइकिल में जब ये एसिटाइल कोएंजाइम ये अपना इसका जब वहाँ रिएक्शन होता है तो हमको समझिए कि 8 × 3 यानी कि 24 NADH मॉलिक्यूल मिलता है और 8 FADH2 मॉलिक्यूल मिलता है एंड 8 GTP मॉलिक्यूल वहाँ रिलीज होता है क्रेब्स साइकिल में। अगर हम यहाँ बीटा ऑक्सीडेशन की बात करें तो एक ये जो FADH2 है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा जहाँ पर ATP जनरेट करेगा, NADH भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाएगा और वहाँ पर ATP जनरेट करेगा। अगर यहाँ हम बात करें जो क्रेब्स साइकिल में जो काम हो रहा है और हमारे पास कितना ATP मिल रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि NADH 2.5 ATP देता है। अगर थ्योरेटिकल बात करें तो ये 3 होता है, लेकिन एक्चुअल में 2.5 ATP ही माना जाता है। अगर FADH2 की बात करें तो उसमें भी थ्योरेटिकल बात करेंगे तो 2 ATP होगा, लेकिन अगर नॉर्मल बात करें हम तो 1.5 ही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक NADH 2.5 ATP देता है, FADH2 1.5 ATP देता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो आप जो ये ब्रैकेट के बीच में देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो जाएगा 10 के इक्विवेलेंट, और जब इसको 8 से हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 80 ATP, यानी कि हमारे पास 80 ATP अवेलेबल है क्रेब्स साइकिल के में जो एसिटाइल कोएंजाइम में जाएगा बीटा ऑक्सीडेशन के द्वारा उससे। अब हम आते हैं यहाँ FADH2 के पास, तो यहाँ जो FADH2 जो बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान डेवलप हुआ है उसका 10.5 ATP जनरेट होगा। उसी तरीका से अगर हम NADH की बात करें
तो यहाँ पर 17.5 एटीपी बीटा ऑक्सीडेशन के कंप्लीट बीटा ऑक्सीडेशन जब पामिटिक एसिड का होगा तो मिलेगा। तो अगर हम ओवरऑल बात कर ले क्रेब्स साइकिल और ईटीसी टोटल को मिला दे तो एक जो पामिटिक एसिड है यानी कि जो पामिटिलॉयल कोएंजाइम ए जो होता है जो एक्टिवेटेड कंपाउंड होता है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि पामिटिक एसिड का ओवरऑल जो स्टोइकियोमेट्री होता है उसमें जो टोटल एटीपी हमको मिलता है वो 108 एटीपी मिलता है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, ये जो हम 108 एटीपी बोल रहे हैं ये 108 एटीपी ग्रॉस एटीपी है। ग्रॉस एटीपी कहने का मतलब टोटल एटीपी जो जनरेट हुआ बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान। लेकिन आप लोग को मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही बोला था, जब एक्टिवेशन की बात हम कर रहे थे तो हमने बोला था कि 2 एटीपी का यूज वहां पर हो जाता है बीटा ऑक्सीडेशन के जो फैटी एसिड होता है उसको फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में एक्टिवेट करने के दौरान। तो इस 2 मॉलिक्यूल को हम घटा देंगे और जो हमारे पास नेट जो एटीपी होगा जनरेट बीटा ऑक्सीडेशन के दौरान पामिटिक एसिड के द्वारा वो 106 एटीपी हमारे पास होगा। तो इस तरीका से बीटा ऑक्सीडेशन का स्टोइकियोमेट्री जो है ये कंप्लीट होता है। और ये वही शब्द लिखा है जो हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि 2 एटीपी आर यूज्ड फॉर एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू फैटी एसाइल कोएंजाइम ए एज एटीपी इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू एएमपी नॉट इनटू एटीपी। तो इस तरीका से हमने बीटा ऑक्सीडेशन को कंप्लीट किया और बीटा ऑक्सीडेशन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग एक क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। इस क्वेश्चन आपके लिए है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स टेक्स प्लेस इन डैश। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक्स प्लेस इन डैश। आपके ऑप्शंस हैं साइटोसोल, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड फोर्थ वन इज बोथ 1 and 2। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर इसका उत्तर देंगे और जल्दी ही मैं फैटी लिपिड से रिलेटेड पार्ट 8 को लेकर के आऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।